आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए ताकि वो हमें जल्दी और आसानी से समझ में आए, जिसका फ़ायदा हमें एग्जामिनेशन में भी हो, अच्छे मार्क्स लाकर और ज़िंदगी भर ज्ञान के रूप में ये हमें साथ दे। ये वीडियो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश सिंह आज़ाद और आप देख रहे हैं माय करियर डॉक्टर। दोस्तों, एक वर्ड होता है आइडेंटिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो डिमेरिट हमेशा से स्टूडेंट्स के बीच रहा वो ये कि 80% विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि क्या और कैसे पढ़ना है, जिनका खामियाजा उन्हें एग्ज़ाम में फ़ेल होकर और ज़िंदगी में फ़ेल होकर भी भुगतना पड़ता है और वो अपनी गलती को किसी और के सर ढिढोरा पीटना चाहते हैं। माफ़ कीजिएगा इन शब्दों के लिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आइडेंटिफिकेशन, जब हम कपड़े खरीदने की बात करते हैं तो आइडेंटिफाई करते हैं क्या खरीदना, कहाँ से खरीदना और कैसे खरीदना है। बजट भी हम डिसाइड कर लेते हैं, शादी में भी हम डिसाइड कर लेते हैं, हम मूवीज़ देखने जाते हैं तब भी डिसाइड कर लेते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं तब भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें उस जगह घूमने जाना है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो आप जा नहीं पाएंगे। आप रास्ते पे चल रहे हैं लेकिन आपको चलने में मज़ा नहीं आएगा। वही चीज़ स्टूडेंट्स के साथ होता है। वो चल तो रहे होते हैं, एजुकेशन तो ले रहे होते हैं, पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पढ़ना कैसे और कहाँ तक पढ़ना है, इसीलिए उनको मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो जो वर्ड मैंने आपसे कहा आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए। सिलेबस को अपने पास रखिए या फिर किसी सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, किसी टीचर से, किसी गाइड से आप कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो डिलीटेड चीज़ों को आप हटा देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अगर नहीं मालूम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप आज के टाइम में सेल फ़ोन है, कंप्यूटर है, आप इसका सही इस्तेमाल भी तो कीजिए। कभी कभी आप गूगल पे रिसर्च कर लीजिए कि ये चीज़ है, अच्छा इसके बारे में ये कहा जाता है तो हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे। तो आपने क्या कर लिया, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया, डिसाइड कर लिया, और स्कूल में जाने से पहले भी इस चीज़ को आप अपना ले कि कल क्लास है तो आज ये चीज़ कर ले। देखिए, 4 कैटेगरीज के हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। इसमें जैसे कि आपका इको आ गया, फिजिक्स आ गया और कुछ हद तक मैथ्स भी आ गया। इसे हमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है। दूसरा होता है एप्लीकेशंस वाले, जैसे कि अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स, जिसमें कि हमें क्या होता है कि एक चीज़ को, एक पैटर्न को, फार्मूला को याद करना होता है और उसी पैटर्न पे इमिटेट करके कई सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली बनाना होता है। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल भी होता है मैथ्स में और ये पैटर्न बेस्ड भी होता है। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले में आ जाएगा, तो आपको लगातार बनाते रहना है। तीसरा आपका होता है मेमोराइजेशन। इसमें आपको क्या करना होता है कि चीज़ों को याद करना होता है, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, सिविक्स एसएसटी हो गया। इसमें हालांकि लैंग्वेजेस भी आ जाते हैं, आपका बायोलॉजी हो गया, लॉ हो गया, इन तमाम चीज़ों को। और चौथी कैटेगरी में आपकी आती है लैंग्वेज, जो कि हम LSRW के बेसिस पर सीखते हैं। 2 साइंटिस्ट हुए, एक का नाम था फेनमैन और दूसरे का नाम था कैल न्यूपोर्ट्स। इन दोनों ने अपनी अपनी टेक्निक दी, जो कैल न्यूपोर्ट्स ने दी जिसे हम एक्टिव रिकॉल कहते हैं, और दूसरा जिन्होंने फेनमैन साहब ने दी उन्हें फेनमैन टेक्निक के नाम से हम जानते हैं। इन दोनों ने क्या बोला कि मान लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट वाले की बात करते हैं। हमें समझना है इको, या फिर मैथ समझना है, या फिर हमें फिजिक्स समझना है। तो फिजिक्स में मुझे लाइट समझ में नहीं आ रहा, आज मैं पहली बार 9th में आया और मुझे नहीं पता है, तो मैं लाइट को क्या करूँगा, गूगल पे टाइप करूँगा लाइट, यूट्यूब पे मैं उसके बारे में देखूंगा, समझूंगा, नहीं समझ में इमेज में देखूंगा। या फिर फिजिक्स का एक वर्ड है इक्विलिब्रियम, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मैं उसको क्या करूँगा, टाइप करूँगा, उसके बारे में देखूंगा आगे पीछे करके, हिंदी या इंग्लिश, जिस भाषा में आपको समझना है उस भाषा में। हो सकता है यूट्यूब और गूगल पे ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश में ये चीज़ होगा, तो उसको आप पहले क्या कर लीजिए, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट करके। ये दोनों टेक्निक ये बात करते हैं। एक्टिव रिकॉल, गलतियां हम लोग ये करते हैं कि टीचर मैथ्स को भी हिंदी की तरह पढ़ा देते हैं, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं और फिर आके घर पे एग्जामिनेशन के टाइम में जाकर लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं हो पाता। दिस इज कॉल्ड पैसिव रिकॉल। एक्टिव और फेनमैन टेक्निक ये कहता है कि पहले आप उसको पढ़ लीजिए, आराम से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मैं फिजिक्स इको की बात कर रहा हूँ। जब आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया भाई अच्छे से, फिर आप उसको क्या कर दीजिए, एक ब्लैंक पेज लीजिए। ब्लैंक पेज आपने ले लिया, उस पर आप क्या कर लीजिए, लिखिए कॉन्सेप्ट को। आपने उसको क्या कर लिया, कॉन्सेप्ट को लिख लिया, वेरी नाइस। और उसके बाद आपको क्या करना है, आसान भाषा में मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। आप यदि कमेंट करेंगे तो फिर कभी मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा ये दोनों टेक्निक है क्या, प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आप उसमें क्या कर लीजिए कि इसको ब्लैंक पेपर पे लिखिए और उसके बाद ये फील कीजिए कि किसी बच्चे को आप समझा रहे हैं। वेरी नाइस। नहीं तो अपने भाई बहन किसी को भी, मम्मी को, पापा नहीं तो मम्मी को वो चीज़ समझा दीजिए। फिर पता लगाइए क्या क्या चीज़ें आप में रह गई, उसमें बच गई, फिर उसको दोबारा एनालाइज करके आप उसको पढ़ाइए। यही चीज़ कीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन भी कर रहे हैं, आदत आप डाल रहे हैं, सिर्फ आप देख रहे हैं, ये पैसिव रिकॉल हो गया।
तो ब्रेन आपका ट्रेन हो रहा है। हम दाएं हाथ से ही क्यों खाते हैं? चूंकि बचपन से हमें आदत है। हम पैर से ही क्यों चलते हैं? हालांकि ऑप्शन तो पैर से ही चलने का है, चूंकि हमको बचपन से चलना सिखाया गया है। अगर कोई बच्चा पैदा लेके 12 साल तक चले नहीं तो 13वें साल में उसे बहुत दिक्कत होगी, इनफैक्ट वो चल ही नहीं पाएगा। तो हम चल लिख इसीलिए पाते हैं, खा पाते हैं, चूंकि हमें आदत है। तो जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपके दिमाग को भी ये चीज़ क्या होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आदत होगी, और वो कॉन्सेप्ट क्या करेगा, वो चीज़ याद रखेगा, लिख लिख करके आप ये चीज़ करें। दूसरा जो आपका एप्लीकेशन, जिसमें मैंने आपको बोला फार्मूलाज वगैरह, ये भी आप देख सकते हैं गूगल पे, आपको टीचर समझाएंगे, और टीचर के समझाने से पहले आप चीज़ों को उसको समझ लीजिए घर पे। वही नाइस, उसमें भी आप इसी फेनमेन और एक्टिव रिकॉल के टेक्निक को आप क्या कीजिए, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अकाउंटिंग में तो खासतौर से पैटर्न ही होता है, जितना ज़्यादा आप लिख लिख कर आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ होगा। तीसरी आती है मेमोराइजेशन वाली। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब मैं कंपनी सेक्रेटरी और एलएलबी का स्टूडेंट था तो एक होता है सिक्योरिटी लॉ, मेरी समझ में वो आता ही नहीं था, क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब मेरे दिमाग में सिक्योरिटी गार्ड आ रहा था। मैंने पूरी किताब पढ़ ली, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपको भी हंसी आ रही होगी। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया सिक्योरिटी, तो पता चला सिक्योरिटी का क्या क्या मतलब होता है। शेयर्स डिवेंचर्स भी होते हैं, उसके अलावा ये भी होता है। तो जब मैंने उसको कॉन्सेप्ट को समझा, तो आपको भी मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को पहले क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। मेमोराइजेशन में हालांकि ये चीज़ मुझे काम आया था। एक होता है निमोनिक ट्रिक होता है। इसका मतलब आपने इंडिया में जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के टीचर्स को आपने देखा होगा कि वो चीज़ों को आसान करने के लिए गाने के फॉर्म में या फिर किसी देसी टर्म में या फिर किसी भी चीज़ में, रैप के टर्म में उसको बना बना के इंग्लिश को भी, मैथ्स को भी, साइंस को भी वो क्या करते हैं, वो पेश करते रहते हैं। फिजिक्स इको को शायद इसमें भी होता है ये चीज़, तो वो पेश क्या करते हैं, करते रहते हैं। तो आप मेमोराइजेशन में पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अपना आप खुद का ट्रिक जो निमोनिक के ज़रिए मैंने आपको बोला कि देसी चीज़ों के ज़रिए आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का याद रखने के लिए, बहुत सिंपल होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप इंटरेस्ट से करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगा आपका। और जैसे कि हमारा जो दिमाग होता है वो इमोशनल चीज़ को, बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ों को याद रखता है, तो आप उसे अपने इमोशंस और फीलिंग से भी टच कर सकते हैं। और ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है, आपने चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आप 80% में हैं, हिंदू होटल राम भरोसे वाली बात है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप एग्जामिनेशंस में शॉर्टकट ढूंढते ही रह जाएंगे मेरे दोस्त ज़िंदगी भर। आप जॉब में भी ढूंढेंगे और बाद में कुछ नहीं मिलेगा तो हर चीज़ को क्या करेंगे, आप ब्लेम करेंगे, पिता को, सरकार को, समाज को। अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करेंगे कि आपने ज़िंदगी में कौन कौन सी गलतियाँ करी है। चौथा आपका आता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में LSRW, L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, यानी लैंग्वेज को, जैसे कि आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश मूवीज़ को देखिए। आप बोलेंगे हॉलीवुड मूवीज़ समझ में नहीं आता। पहले इंडिया में इंग्लिश के बहुत सारे कंटेंट हैं, हमने भी बहुत सारे मूवीज़ के नाम बताए, शॉर्ट मूवीज़ के नाम बताए, आप देखिए उसको। आप गाने सुनिए अपनी पसंद का इंग्लिश में, पहले लिरिक्स देख लीजिए। आप उसी लैंग्वेज की कोई भी फेवरेट चीज़, जैसे कि आपको फिल्म फेयर पसंद है, वही आप उठा के पढ़िए। कोशिश तो आप कीजिए। हिंदी आपको या कोई भी लैंग्वेज शुरुआत में कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे आपने उसको पढ़ना शुरू किया आपको पता चल गया, तो आप सुनिए उसको, आप पढ़िए। हाँ, ग्रामर थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ग्रामर में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत भी हमें नहीं है। तो इससे आपका लैंग्वेज क्या होगा कि कंप्लीट हो जाएगा। राइटिंग यानी कि ग्रामर की चीज़ें आ गई। स्पीकिंग यानी एक पार्टनर आप ढूंढ लीजिए या फिर आप खुद से बात करने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ज़रूर होगा। ये चीज़ें अगर आप अप्लाई करते हैं तो मुझे 100% उम्मीद है कि आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझ पाएंगे और आप कर पाएंगे। आपके सब्जेक्ट सिर्फ एग्जामिनेशंस के लिए नहीं, ज़िंदगी भर ये चीज़ आपको काम आएंगे। अंत में एक मैं टिप आपको देना चाहूँगा, बोनस टिप अपनी तरफ से। देख लीजिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले तो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट या तो होता है या फिर हम क्रिएट करते। क्रिएट किसी लोभ की वजह से करते। जब आप R&D करेंगे, ढूंढेंगे, पता करेंगे, उसका फ़ायदा मतलब बेनिफिट ढूंढेंगे, तो आपको पता चलेगा ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में कितना अहमियत। चीज़ों को रिलेट करें, अपने आप रियल लाइफ से रिलेट कीजिए, उसको मोनोटोनस मत बताइए या बनाइए। तो आप जब उसे रिलेट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। दूसरी चीज़, हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में। हम सेलफोन को छूने लगते हैं, कंप्यूटर देखने लगते हैं, नोटिफिकेशंस का इंतजार करते रहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस पे भी हम वीडियो बहुत ज़्यादा विस्तार में बनाएंगे यदि आप कमेंट करते हैं तो। लेकिन आप योगा करें, मेडिटेशन करें, शीर्षासन करें, आप जो सांस लेने की क्रिया होती है, अनुलोम विलोम, ये तमाम चीज़ें करें। इसे किसी भी धार्मिक एंगल से ना देखें।
आप इसे करें, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, मैं पर्सनली इसे करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट इसी वजह से नहीं हो पाता, मैं अपने करियर के प्रति डेडिकेटेड हूँ, चूँकि मैं योगा मेडिटेशन करता हूँ, शीर्षासन वगैरह। तो ये चीज़ें जब आप लगातार करते रहेंगे, अनुलोम विलोम की भी एक टेक्निक होती है, इस पर मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊँगा, तो आपका जो दिमाग है ना वो बिल्कुल सेंटर्ड रहेगा और चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे 100% उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा समझ में आएंगी और आप बहुत ही अच्छे अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। अंत में कुछ कमेंट्स मैं ले लेता हूं प्रीवियस वीडियो से, जो मैंने बताया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे सही किया जा सकता है और अपने देश के इस एजुकेशन को फिर से कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। एक कमेंट आया था एजुकेशन नॉलेज की तरफ से, इन्होंने कमेंट किया था कि सर एक सवाल है मेरा, अगर कोई स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट पे लगातार मेहनत करता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे कोई टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताया था कि जब कोई स्टूडेंट बीटेक पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग करता है तो वो अपने फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड में क्यों आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है। दोस्त हो सकता है आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। आप बेसिक एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, लेकिन हाँ सारे सब्जेक्ट्स पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए ताकि आपको पास होना है। नॉलेज हर किसी की होनी चाहिए, तो एक में आप एक्सपर्ट हो जाइए। रहा सवाल बीटेक पॉलिटेक्निक का, तो ये है कि देखिए कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, हर कोई बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उन्हें जाहिर सी बात है अपने फील्ड में जॉब्स नहीं मिलती है, बहुत वजह से कई बार उनका मन नहीं होता, दूसरी बात सैलरी बहुत कम मिलती है या फिर नॉलेज उस टाइप का नहीं होता है, तो उनकी मजबूरी हो जाती है दूसरे फील्ड में जाने की, और इस वजह से आपको ऐसा जाम लगता है। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की है और सबसे बड़ी गलती पॉपुलेशन की है जो कि बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है। अगला क्वेश्चन है फ़हीम बेग का, इन्होंने लिखा है कि सर हाउ आर यू, आपका वीडियो मैं देखता हूँ बहुत अच्छा लगता हूँ, आप भी दिल दीजिए इसमें, वो हार्ट वाला जो होता है। थैंक यू वेरी मच फ़हीम, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश कुमार पाल लिखते हैं कि अच्छा ज्वाइन, आई वांट टू ज्वाइन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा उत्कर्ष, माफ़ कीजिएगा, अक्षत शर्मा लिखते हैं कि ऑल योर वीडियोज़ आर फेबुलस सर, थैंक यू वेरी मच। मनोज हरिजन, बहुत पुराने ये व्यूअर हैं, लिखते हैं कि बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, और ये फ्यूचर में पूरा हो। ज्ञान गंगा भी लिखते हैं वेरी नाइस, इट्स ऑफिशियल। जुनैद लिखते हैं, संदीप सिंह जी लिखते हैं सही कहा आपने। बाबुल हसन जी लिखते हैं कि सर ऑलराइट थैंक यू वेरी मच, इसमें थोड़ी तारीफ है तो रहने दीजिए। बी पॉजिटिव लिखते हैं गुड आइडिया सर, वन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए इन होल कंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया बी पॉजिटिव जी। वरिंदर संघ लिखते हैं कि सर हो सकता है कि कम मार्क्स वाले में ज़्यादा मार्क्स वाले से ज़्यादा टैलेंट हो। हाँ एक पॉइंट मैंने उसमें गलत बोला था वरिंदर सिंह जी, मार्क्स हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है, ना ही नॉलेज को। मार्क्स कभी कमज़ोर बच्चों को भी ज़्यादा आ जाता है और कभी इंटेलिजेंट बच्चों को भी कम आता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। विनय कुमार जी लिखते हैं बहुत अच्छा सजेशन रहा ये आपका, बहुत ज़्यादा। प्रीति सरोज लिखती है कि आपने सही कहा, मैं भी यही सोचती हूँ कि जब चाइना और जापान में एक लैंग्वेज है तो हमारे देश में क्यों नहीं, और ये होना चाहिए, तभी इंडिया हमारा जो देश है वो सही हो पाएगा। अब इसमें मैं एक कमेंट लेता हूँ, देव फिटनेस लिखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से परफेक्ट पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ा देंगे, पहले भी पढ़ा चुका हूँ दोस्त, उसे आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि प्रदीप कुमार ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। अमित कुमार, अभी अनमोल ग्वाली ने लिखा है नाइस सजेशन, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं माय करियर डॉक्टर को, आप चाहते हैं कि एजुकेशन में, दरअसल हमने एक मुहिम चलाई है कि हम एक ऐसा स्टेट चाहते हैं, स्टेट का मतलब मनोदशा हम चाहते हैं जिसमें हमारे देश के बच्चों को, इस समाज में कोई कहीं से भी हिंदुस्तानी या उससे बाहर से जो हमारी लैंग्वेज समझ सकता है, उन्हें 100% बेनिफिट हो, और जब बेनिफिट होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे देश को भी बेनिफिट होगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़रूरतमंद तक पहुंचा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखें, या जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कम से कम 10 कमेंट भी आ जाए तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें देखने के लिए। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।